तो चलिए आज एक डीप डाइव करते हैं वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा पर। जी। ये सिर्फ मतलब राजनीतिक लेबल तो है नहीं, ये तो दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग चश्मे हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद बस यही है कि इनकी जड़ों को समझें और देखें कि भारत में इनका मतलब कैसे बदल जाता है। हाँ, जो कि बहुत ज्यादा बदल जाता है। और सबसे मजेदार बात या कहूँ कि हैरान करने वाली बात तो ये है कि लेफ्ट और राइट की शुरुआत किसी गहरी फिलॉसफी से नहीं हुई थी। ये बस इस बात से हुई कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में कौन कहाँ बैठा था। हाँ, ये किस्सा बहुत दिलचस्प है। जो राजा और चर्च के समर्थक थे वे अध्यक्ष के दाईं ओर बैठ गए यानी राइट साइड, और जो क्रांति चाहते थे वो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड। और बस वहीं से राजनीति का सबसे बड़ा बंटवारा शुरू हो गया। बिल्कुल, मतलब बैठने की एक साधारण सी व्यवस्था ने दुनिया की पूरी राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। पर आज तो इसका मतलब कितना गहरा हो गया है। बहुत ज्यादा। तो वो बुनियादी फर्क क्या है इन दोनों की सोच में? देखिए, सबसे बड़ा फर्क है इंसान के स्वभाव को देखने का नजरिया। वामपंथ मानता है कि इंसान का स्वभाव लचीला है, समाज और हालात उसे बनाते हैं। अच्छा, मतलब अगर समाज अच्छा हो तो इंसान भी बेहतर बन सकता है। जी। और दूसरी तरफ दक्षिणपंथ कहता है कि नहीं, इंसान का स्वभाव वो बदला नहीं जा सकता, उसमें कुछ कमियां, थोड़ा लालच हमेशा रहेगा। और इसीलिए समाज को चलाने के लिए परंपरा, परिवार, धर्म जैसी संस्थाएं जरूरी हैं जो उसे एक अनुशासन में रखें। तो फिर जाहिर है उनके लक्ष्य भी अलग अलग होंगे। हाँ, बिल्कुल। वामपंथ का जो ध्रुव तारा है वो है समानता, इक्वालिटी। वो हर तरह की गैर बराबरी मिटाना चाहते हैं, जबकि दक्षिणपंथ व्यवस्था को ज्यादा महत्व देता है, ऑर्डर और स्वतंत्रता को, खासकर आर्थिक स्वतंत्रता। उनका मानना है कि जबरदस्ती समानता लाने में व्यवस्था बिगड़ जाती है। ये तो हो गई ग्लोबल परिभाषा, लेकिन भारत में तो ये मामला इतना सीधा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, आपने सही पकड़ा। भारत में ये विभाजन पश्चिम से बहुत अलग है। यहाँ तो आर्थिक से ज्यादा पहचान का मामला है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ ये धर्म, जाति, पहचान की राजनीति पर ज्यादा टिका है। यहाँ लेफ्ट या लिबरल का मतलब हो जाता है धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक अधिकार। और राइट का मतलब? और राइट या दक्षिण का मतलब सीधे सीधे जुड़ जाता है हिंदू राष्ट्रवाद से। और इसके सबसे बड़े उदाहरण हमें किन किन बहसों में दिखते हैं आज? दो बड़े मुद्दे हैं। पहला, समान नागरिक संहिता, यूसीसी। दक्षिणपंथ के लिए ये एक देश एक विधान है, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। लेकिन वामपंथी और लिबरल इसे अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान पर हमला मानते हैं। और दूसरा है जातिगत जनगणना। विपक्ष कहता है ये सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है, जितनी आबादी उतना हक, किनारे के साथ। और दक्षिणपंथ इसे कैसे देखता है? वो इसे हिंदू समाज को बांटने की एक साजिश की तरह देखता है। ये तो हुई पहचान की राजनीति, लेकिन जब बात अर्थव्यवस्था की आती है तो क्या ये लाइनें इतनी ही साफ रहती हैं? मुझे रेविडी कल्चर वाली बहस बड़ी दिलचस्प लगती है। हाँ, वो काफी विरोधाभासी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी मुफ्त की योजनाओं की आलोचना करते हैं, जो एक क्लासिक राइट विंग तर्क है। जी। लेकिन फिर उनकी अपनी सरकारें भी तो बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। तो ये क्या चक्कर है? ये बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है, और इसका जवाब विचारधारा में नहीं, ब्रांडिंग में है। ब्रांडिंग में कैसे? देखिए, कल्याणवाद का इस्तेमाल दोनों पक्ष करते हैं, लेकिन उसकी कहानी वो अलग सुनाते हैं। कांग्रेस जैसी पार्टियां इसे अधिकार आधारित कल्याण बताती हैं, जैसे मनरेगा, कि ये आपका हक है। बिल्कुल, ये नागरिक का हक है। वहीं भाजपा इसे एक, क्या कहते हैं, लाभार्थी संरक्षक रिश्ते के तौर पे पेश करती है। अच्छा, पेट्रन क्लाइंट वाला रिश्ता। जी। यहाँ मुफ्त राशन या नकद मदद वो प्रधानमंत्री की गारंटी के रूप में दी जाती है। इससे एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनता है। बिल्कुल। तो एक चीज हक है और वही चीज दूसरी तरफ उपहार या आशीर्वाद बन जाती है। यही आज की राजनीति का खेल है। वाह, तो मतलब फ्रांस की संसद में बैठने की जगह से जो सफर शुरू हुआ था वो आज भारत में पहचान और कल्याणवाद की इतनी जटिल बहसों तक आ पहुंचा है। जी। और लगता है भाजपा ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और इस लाभार्थी वाले अर्थशास्त्र को मिलाकर एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक मॉडल बना लिया है। एकदम सही। स्रोत हमें यही बताते हैं कि वामपंथ जहां हमें न्याय और समानता की याद दिलाता है, वहीं दक्षिणपंथ हमें परंपरा और व्यवस्था का महत्व बताता है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र वही है जो इन दोनों के बीच एक संतुलन साध सके, एक बैलेंस। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के दौर का जो बढ़ता ध्रुवीकरण है, जहां संवाद की कोई जगह ही नहीं बची,
वो इस जरूरी संतुलन को बनाना और भी मुश्किल या शायद नामुमकिन कर रहा है।